जाओ, जाकर ये गंदे वस्त्र घर में बदल लो। अच्छा, तो पेशवा का साम और दाम काम ना आया तो तीसरी नीति अपना रहा है तुम्हें शिक्षा पाने से रोकने के लिए। तीसरी नीति? हाँ सावित्री, साम दाम दंड भेद। सावित्री बाई ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसके विद्यालय में कोई पढ़ने के लिए आए ना आए, वो इसी तरह उनकी प्रतीक्षा किया करती थी। काका, क्या सोच रहे हैं आप? बेटा, मैं एक पिता के बारे में सोच रहा हूँ। ज्योतिबा के पिता गोविंदराव के बहाने एक पिता को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। गोविंदराव जी के बारे में तो मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ। समझ ही नहीं आता कि वो अच्छे इंसान थे या बुरे। बेटा काव्या, जब से हमारा समाज साहित्य से दूर हो गया है और जैसे हमारे समाज के लोगों ने सिनेमा और टेलीविजन के साथ शादी की है, तब से हम इस तरह से सपाट सोचने लगे हैं। अच्छा या बुरा। और तुम्हारी पीढ़ी के लोग तो ये भी नहीं समझ पाते कि अच्छा या बुरा, इसके बीच में भी कुछ होता है। हमारी पीढ़ी तो काका सोचते ही नहीं है। उसने तो सोचना ही बंद कर दिया है। लेकिन अगर गोविंदराव की बात करें तो वो कभी ज्योतिबा को बहुत डांटते थे, उनके विरोध में खड़े हो जाते थे, और कभी सावित्री बाई को बिल्कुल बचा लेते थे। कभी ज्योतिबा और सावित्री दोनों को ही बचाते हैं तो कभी सगुणा को डांटते हैं। उनकी इस सिचुएशन को समझना मेरे समझ में तो नहीं है। गोविंदराव की स्थिति स्पष्ट है। उनकी स्थिति ये है कि जो एक पिता की समाज में स्थिति होती है, पिता बाहरी और भीतरी दो कठिन पाटों में पिस रहा होता है। उसके एक तरफ समाज होता है, दूसरी तरफ परिवार। वो समाज के लिए परिवार को डांटता रहता है और परिवार के लिए समाज को बर्दाश्त करता रहता है। पर वो जो भी करते हैं सब अपने परिवार की भलाई के लिए ही करते हैं। बिल्कुल। इसलिए वो समाज से अधिक परिवार के बारे में चिंतित रहता है और इसलिए वो समाज को बदलने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। दूसरे शब्दों में, एक पिता कभी क्रांतिकारी नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं काका। जब तक हम जवान रहते हैं तब तक हम समाज से लड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही शादी, फैमिली, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, हम बदल जाते हैं। मैंने अपने कई फ्रेंड्स को देखा है जिनका नेचर शादी के बाद, फैमिली बनाने के बाद बिल्कुल चेंज हो गया। ये तो वही बात हो गई कि पहले ज्योतिबा थे और बाद में गोविंदराव बन गए। जब कोई पुत्र अपने पिता के विरुद्ध जाता है तो पिता को बहुत सारा दुख होता है। वो सोचने लगता है कि मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ तो किया, लेकिन बेटा मुझे समझ नहीं पा रहा है। गोविंदराव कुछ इस तरह के दुख से गुजर रहे थे। पर सौभाग्यशाली होते हैं वो पिता जिनके बच्चे उनके दुख को समझते हैं। पुजारी जी प्रणाम। जय विठल जी की। विठल को तुम्हारे जय की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने बारे में सोचने की जरूरत है। कैसी बातें करते हैं पुजारी जी आप? भला
आपके होते हुए हम अपने बारे में कैसे सोच सकते हैं? आप है ना? हम तो सबका भला सोचते हैं, लेकिन जिसका स्वयं का पुत्र उसका शत्रु हो, उसका भला तो विट्ठल जी भी नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हारे लिए काफी चिंतित हूं कि तुम्हें इस उम्र में भी अपनी गृहस्थी का बोझ उठाना पड़ता है, और इसीलिए मैंने तुम्हारी और ज्योति की कुंडली देखी और पाया। क्या पाया? यही कि ज्योति तुम्हारा पिछले जन्म का शत्रु है, और इस जन्म में अपना प्रतिशोध लेने के लिए उसने तुम्हारे घर में जन्म लिया है। क्या? आश्चर्य तो मुझे भी हुआ था, फिर मेरी समझ में आया, यह समझ में आया कि ज्योति क्यों धर्म की इतनी बुराई करता है। क्यों? इसीलिए कि वो अपने नहीं बल्कि तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट कर देना चाहता है, ताकि तुम नरक में जाओ। नरक में? हाँ। और इतना ही नहीं, उसने तो यह भी निर्णय ले लिया है कि वो तुम्हारे जीवन को ही नरक बना डालेगा, क्योंकि वो तुमसे अपने पिछले जन्म का प्रतिशोध लेना चाहता है। पुजारी जी, क्या ज्योति को अपना पिछला जन्म याद है? मूर्ख, किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता, पर हम चाहें ना चाहें हमारा इस जीवन का व्यवहार पिछले जन्म से प्रेरित होता है। पुजारी जी, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? कुछ नहीं, उस पर नियंत्रण रखो, जितनी जल्दी हो सके उसे समाज सेवा से दूर करो, नहीं तो याद रखना तुम्हारे सारे के सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें अगले जन्म में पशु का जीवन मिलेगा। नहीं पुजारी जी, मुझे पशु का जीवन व्यतीत नहीं करना। ब्राह्मण का कार्य है मार्ग बताना, और उस पर चलना तुम्हारा काम। जय विट्ठल। मुझे ज्योति को रोकना ही होगा। ये विट्ठल पुजारी अभी तक आया क्यों नहीं? क्षमा कीजिए महाराज, मगर वो घर गृहस्थी के काम से कुछ पुणे से बाहर गए हैं। अगर ये सूचना हमें जरा देर से मिलती, हमें संभलने का अवसर भी नहीं मिलता। मैं समझा नहीं महाराज, कैसी सूचना, कैसी देरी? पूरे पुणे को जिस बात की खबर है, तुम उसके बारे में पूछ रहे हो कि कौन सी सूचना? तुम्हें मालूम है हम ब्राह्मण लोग कितना आगे क्यों हैं? क्योंकि ज्ञान और सूचना का अधिकार सिर्फ हमारा ब्राह्मणों का अधिकार है, और हर नई सूचना सबसे पहले हमारे पास आती है, और तुम हमसे यह पूछ रहे हो कि कौन सी सूचना? आप कीजिए महाराज, मगर बात क्या है? चाहे जो कर लीजिए महाराज, मगर हमारे कदम पीछे हटने वाले नहीं। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे कर सकता है वो? वो ऐसा सिर्फ मेरे कारण कर रहा है। मैंने ही पेशवा से कहा था कि मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा, किंतु मैं सफल नहीं रहा। उसे रोकना तो बहुत दूर की बात है, वो तो उड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी सिर्फ कोशिश ही कर रहा है ना वो। ऐसी कोशिश तो पिछड़ों ने बहुत से की। ये एकलव्य ने धनुर्धर विद्या सीखने की कोशिश की, ये शंभुक ने ऋषि बनने की कोशिश की,
और हमने इन सभी कोशिशों को सफल होने नहीं दिया। और ये ज्योति, इसकी कोशिश भी हम कभी सफल नहीं होने देंगे। इसी में तुम्हारी और मेरी भलाई है, वरना ये पेशवा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे काव्या, तुम यहाँ हो? बहुत अच्छे। आज की युवा पीढ़ी को मैं इस तरह बैठकर सोचते हुए जब देखता हूं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगता है ज्योतिबा और सावित्री का समय फिर से वापस आ गया है। उन्हीं की तरह आज की युवा पीढ़ी भी अपने समाज के बारे में कुछ तो सोच रही है। हालांकि इस समय मैं अपने बारे में नहीं, बल्कि ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के समय के बारे में सोच रही हूँ। बेटा, अपने वर्तमान को समझने के लिए अपने इतिहास के बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही हो। वैसे भी तब की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में ज्यादा फर्क कहाँ है? हमारे देश में जब से अंग्रेजी शिक्षा आई है, तब से एजुकेशन का मतलब ही बदल गया है। आज भी लोग एजुकेशन को सिर्फ एक जॉब पाने का जरिया ही समझते हैं। बिल्कुल, यही तो हमारे समाज की विडंबना है। और इसीलिए हमारे समाज में बदलाव की गति आज भी इतनी धीमी है। हमारे महादेवी वर्मा ने लिखा है ना, आधुनिक शिक्षा किसी विधि प्राप्त भी कुछ कर सको तो लाभ क्या, बस क्लर्क बनकर पेट अपना भर सको। कितना सही लिखा है ना महादेवी वर्मा ने। यही तो ज्योतिबा के समय से ही होता आ रहा है। उनके मित्र भी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी के लिए भाग रहे थे। तो क्या ज्योतिबा भी इसीलिए अहमदनगर गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी तो एक ही चिंता थी कि अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के हित के लिए कैसे किया जाए। इसलिए वो अलग अलग शहरों में अपने मित्रों से मिलने के लिए जाते थे, ताकि नौकरी करके अपना समय बर्बाद करने के बजाय स्त्रियों और दलितों को, पिछड़ों को शिक्षित करने के लिए क्या किया जा सकता है। और इसीलिए ज्योतिबा सदाशिव से मिलने अहमदनगर गए। ज्योति, अंग्रेजों की नौकरी बहुत अच्छी है। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिलने चले आए, इसलिए तुम्हें यह एहसास भी हो जाएगा कि नौकरी मिलने के बाद जिंदगी कितनी बेहतर हो जाती है और तुम नौकरी न करने का विचार अपना त्याग दोगे। सदाशिव, मुझे लगता है कि खुद सुखी होने से ज्यादा जरूरी अपने समाज को सुखी किया जाए। उस सुख को मैं ज्यादा बड़ा मानता हूँ और इसलिए मुझे लगता है कि हम सबने प्रयास करना चाहिए समाज को सुखी कैसे बनाएं। मुझे यही चिंता है और इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। देख ज्योति, मेरा तो पहला यह मानना है कि हमें अपने पहले स्थितियों को सुधारना चाहिए। हमसे अपना देश और समाज है। हम सुधरेंगे तो अपना देश और समाज सुधरेगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि खुद सुखी बनने के अलावा मैं समाज को सुखी करूं, उसके लिए चाहे मुझे मरना क्यों ना पड़े। हाँ ज्योति, मैं तुम्हारे विचारों की कदर करता हूँ, लेकिन मैं अभी एक सुखी व्यक्ति के रूप से जीना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन सुखी रूप के व्यक्ति से मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हारे लिए मैं जितना हो सके उतना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो बस एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे मैं समाज के स्त्रियों और पिछड़ों को शिक्षित कर सकूं। और इसीलिए मैंने सावित्री को भी
प्रेरित किया था शिक्षण लेने के लिए, लेकिन अब कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा। सब मार्ग बंद हो गए, आगे क्या करना है पता ही नहीं है। और इसी विवंचना में मैं तुम्हारे पास आया था, शायद तुमसे मिलकर कोई मार्ग मुझे मिल सके। ज्योति, अब मैं आपको क्या मार्ग बता सकता हूँ? मेरा तो यह स्पष्ट कहना है कि ये चिंता छोड़ दो और आप एक नौकरी पकड़ लो। ये क्या है, सिर्फ लड़कियों के लिए विद्यालय? हाँ, यहाँ पे अंग्रेजों ने एक विद्यालय खोलने की कोशिश की थी, सिर्फ लड़कियों के लिए। उन्होंने विद्यालय खोला भी, लेकिन किसी लड़कियों को किसी ने भेजा भी नहीं और लड़कियां पढ़ने के लिए आए भी नहीं। क्यों? अरे आजकल अच्छे विचार कहाँ चलते हैं? अंग्रेजों ने तो लड़कियों के लिए विद्यालय खोला था, लेकिन यहाँ पर तो पढ़ने वाले ज्यादा तो पुरुष ही थे। हमारा विद्यालय चल सकता है। धन्यवाद मित्र, बहुत सारे काम करने हैं, मैं चलता हूँ। अरे मैंने क्या किया? जहां चाह वहां राह। ज्योतिबा और सावित्री ने एक सपना देखा था, लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोलने का सपना। तब उन्हें पता ही नहीं था कि इसके लिए धन कहां से आएगा, किन किन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ेगा। बस उनके पास एक सपना था और किसी की भी परवाह किए बिना उस सपने को साकार करने के लिए निकल पड़े थे वो। बिल्कुल आपकी तरह। अरे खंडोबा, खंडोबा, काव्या, अरे मेरी तुलना तुम किसके साथ कर रही हो, इसका थोड़ा भी एहसास है तुम्हें? अरे कहां ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले और कहां मैं? काका, लेकिन आप भी तो उन्हीं की तरह लड़कियों का विद्यालय खुलवाने के लिए इस गांव में संघर्ष कर रहे हैं। अपना सपना पूरा करने के लिए इस गांव में रह रहे हैं। काव्या बेटा, मैं भी तो सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने दिखाए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। उनके मार्ग पर चलने वाला एक बूढ़ा पथिक हूं मैं, लेकिन देखो, आज तक मुझे अपने कार्य में कोई सफलता नहीं मिली है। शायद मैंने ही ज्योतिबा और सावित्री के सिद्धांतों का ठीक से पालन नहीं किया होगा। काका, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप देखिएगा, सातारा गांव में सावित्रीबाई फुले विद्यालय जरूर खुलेगा। मेरे बाप, क्या करोगे लड़कियों के लिए स्कूल खोलकर? और स्कूल खोलना इतना आसान है क्या? दिल्ली से लोग आएंगे, फिर सर्वे होगा और जांच करेंगे कि आप स्कूल खोल पाओगे या नहीं। उसके बाद जाकर दस्तखत होंगे। अरे मैंने कब कहा आपसे कि सर्वे मत करो? तो भेज दो ना लोगों को सर्वे करने को। क्या वो सर्वे करने वाले 8 बरस से छुट्टी पर ही है क्या? अरे मेरे काका, क्यों सुबह सुबह दिमाग सटका रहा हो मेरा? अरे मेरे हाथ में कुछ है क्या? वो तो सब सांप लोगों के हाथ में होता है। तो एक काम करना, ये मेरी चिट्ठी अपने साहब को देना और उनको कह देना कि मैं आया हूं मिलने के लिए। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? क्या मेरी नौकरी खाने के लिए यहाँ पे आ गए हो? अरे लेकिन अरे पिछले 8 साल से साहब तुम्हारी बातें सुन सुनकर परेशान हो गए। चलो चलो जाओ तुम, चलो चलो भाई साहब मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ सुना नहीं। चलो सुनो, नहीं, चलो आप चलो।
अभया, तुम समझ सकती हो, आज के इस आधुनिक समय में भी, इस आजाद भारत में लड़कियों के लिए विद्यालय खोलने में मुझे इतनी दिक्कतें आ रही हैं। इतने वर्षों से कोशिश कर रहा हूं, फिर भी विद्यालय खोलने में मैं असफल ही रहा हूं। फिर तुम सोच सकती हो, उस समय ज्योतिबा के सामने लड़कियों के लिए विद्यालय खोलने में कितनी मुश्किलें आई होगी। बात तो आपकी सही है काका। किसी भी समाज सेवी के सामने सबसे बड़ी बाधा उनके अपने ही होते हैं। अभया, सब चाहते हैं कि ज्योतिबा, भगत सिंह, सुभाष चंद्र जैसे नायक पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, बल्कि पड़ोसी के घर में। काका जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम? मुझसे? अरे बैठो बैठो बेटा, बैठो। देखो, कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन इस बार मैं किसी मंत्री संतरी को मिलने वाला नहीं हूं। हाँ, आइए काका, उद्घाटन करते हैं। आइए। चलो बच्चों, चलो आइए। चलो। चलो बच्चों, स्कूल चलो।